मैं दीप्ति द्विवेदी। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए आज वोटिंग 13 सीटों पर हो रही है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मतदान किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी से प्रत्याशी हैं गोरखपुर से रवि किशन, उन्होंने अपने वोट का अपना वोट डाला है। अनुप्रिया पटेल, ओपी राजभर, तमाम दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो आपको बता दें कि लगातार 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। ऐसे में मतदाताओं में कितना उत्साह है। बलिया की अगर हम बात करें तो बलिया के पोलिंग बूथों पर क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं, किस तरह का उत्साह है मतदाताओं में, क्या कुछ जमीनी मुद्दे हैं और क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम हैं। संवाददाता अमित की खास रिपोर्ट देखिए। जी, आपको बता दें कि मैं बलिया के बहेरी गांव में हूं, जहां पे मतदान शुरू हो गया है। मतदान के दौरान काफ़ी संख्या में धीरे धीरे लोग आ रहे हैं अपना मतदान करने के लिए। अभी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भोलानाथ है और मैंने अभी वोट दिया है और देकर आ रहे हैं जी। और मैं उम्मीद करता हूं कि भाजपा 400 पार जाएगी 100%। इस बार किस तरह की लड़ाई है यहाँ पे? यहाँ पर किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं है और भाजपा यहाँ से 2 लाख वोटों से आगे चल रही है, मान के चलिए। तो देखा जाए कि यह कौन से बूथ है? ये बूथ नंबर जो है यहाँ 75 से लेके 81 तक है। 7 बूथ यहाँ पर हैं और 7 बूथ में इसमें सारे बूथों पर पर्याप्त मात्रा में जो है 9 बजे तक वोटिंग हो रही है और शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। ये कौन सा गांव पड़ता है? ये उमरगंज पड़ता है, परबंदापुर क्षेत्र में आता है। अच्छा। और इसका मौजा जो है वो बहेरी क्षेत्र में आता है। जी, अभी हमारे साथ और कुछ भी लोग हैं। जी, क्या हाल है, कैसी स्थिति है यहाँ की? अब एक तो बूथ मशीन खराब हो गया है, अब उसको यार प्रयास किया जा रहा है कि बन जाए जल्दी से जल्दी, उसके बाद वोटिंग हो सके। एक मशीन खराब हो गया है 76 नंबर 77 नंबर जो। जी, अभी कोई प्रशासन के लोग यहाँ पहुँचे थे? संदेश गया है, अभी कोई अभी नहीं, अभी मशीन नहीं आया है। तो कितनी परेशानी हो रही है इससे? अब जनता जो आया है फिर लौट के जा रहा है, फिर अब काम से फारिग हो गया, फिर आना पड़ेगा दोबारा, यही मसला है। क्यों बनी नहीं मशीन अभी? नहीं, अभी तक नहीं आया है। तो बन गई है यहाँ पे कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया, इन्फॉर्मेशन गया है। जी, आपको बता दें कि ये बहेरी गांव है, जहाँ पे प्रेमचक बहेरी है, जहाँ पे एक मशीन भी खराब हो गई है। वहाँ पे प्रशासन के लोग अभी तक नहीं गए हैं। वहाँ पे वोटर काफ़ी परेशान है वोट देने के लिए, जिसको तो बन गया, मशीन बन गया, कुछ मिनटों के लिए खड़ा हुआ था मशीन। वोट दिया है? हम पहले वोट दिए हैं, पहले डाले हैं। आरती सिंह। यहाँ बहुत अच्छा से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दोनों पार्टी का वोट पड़ रहा है। किसका किसका पड़ रहा है? भाजपा का और सपा का, दोनों पार्टी का वोट अच्छे से पड़ रहा है। बहुत शांतिपूर्वक, कोई नहीं, कुछ नहीं दिक्कत है। शासन की तरफ से क्या व्यवस्था की? शासन बहुत अच्छी है, बहुत शांतिपूर्वक वोट पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे कुछ लोग थे, उनसे बात किए और उनका कहना है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया गया है और जो मशीन ख़राब थी वो भी बन गया है और उसमें वोटिंग की शुरुआत हो गई है। बलिया से इंडिया न्यूज़ के लिए अमित कुमार। तो बलिया की आपने ये रिपोर्ट देखी, जिसमें साफ तौर पर लोगों का कहना है कि कुछ देर के लिए पोलिंग बूथ पर दिक्कतें सामने आई हैं। ईवीएम मशीन खराब होने की वजह से थोड़ी देरी हुई है, लेकिन उसके बाद प्रशासन की तरफ से उसे ठीक करा लिया गया है। फिलहाल आपको सीधे गोरखपुर लेकर चलेंगे। गोरखपुर से मौजूदा सांसद और बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते आपको। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रवि किशन भी यहाँ पर वोट डालने पहुंचे हुए थे। इंडिया न्यूज के सभी दर्शक लोगन के कहब, राम राज्य ऐतिहासिक रूप में वोटिंग हो रही, राम राज्य बरकरार रहेगा और संविधान को कोई छेड़छाड़ नहीं। ये सब लोग जो पापी लोग, भूत प्रेत आत्मा पिशाच बोलता था, उस पर कोई विश्वास नहीं करना। मोदी युग, मोदी राम राज्य, मोदी योगी राम राज्य बरकरार निरंतर चलेगा। अरे आही आही करता विरोधी, तब के पूछलस काहे लोग गरियावा ना मोदी जी के भोरे भोरे उठ के, तब तुम भी मोदी हम भी मोदी। और इस तरह का संदेश देते हुए रवि किशन यहाँ पर नजर आए और यहाँ पर अपने बूथ पर पहुंच करके अपने मत का प्रयोग करने के बाद अगले बूथ पर जा रहे हैं और लगातार हर बूथ पर वे वो जा करके कंपेनिंग करते हुए नजर आएंगे, देखते हुए नजर आएंगे और निश्चित रूप से एक संदेश देते हुए उन्होंने ये बात कही है और निश्चित रूप से वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट भी पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजीज के साथ सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर।
तो एक खास अंदाज में रवि किशन ने अपनी बात रखी है, विरोधियों पर निशाना साधा, भोजपुरी गाने के साथ उन्होंने ये निशाना साधा है। फिलहाल आज हम चर्चा करने वाले हैं जिन 13 सीटों पर इस वक्त वोटिंग हो रही है, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर, और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मनीष अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विनम्र सेन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विनम्र सेन सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, और भगत सिंह जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भगत सिंह तोंगड़, वो भी राजनीतिक विश्लेषक है। डॉक्टर प्रियंका शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनीष जी आपके पास आते हुए, चूंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान जारी है, जिनमें से वाराणसी, गोरखपुर, मऊ, ये तमाम सीटें जो हैं वो बेहद महत्वपूर्ण सीटें हैं। अगर हम वाराणसी सीट की बात करें तो एक बार जो 2019 में मुकाबला देखने को मिला था, कांग्रेस से अजय राय और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। किस तरह से आप इस सीट को देख रहे हैं? देखिए, वाराणसी और गोरखपुर सीट पे लगभग 5 लाख मतों के अंतर से भाजपा जीती थी। पिछली बार गोरखपुर में रवि किशन जी लगभग 5,75,000 वोटों से जीते थे, 7.5 लाख वोट उन्हें मिले थे। तो इन दोनों सीटों पे तो फाइट जैसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब बड़े नेता लड़ते हैं, उनकी सीटों पे चुनाव होता है, तो आसपास की सीटों पे उनका इम्पैक्ट आता है। पिछली बार इन 13 सीटों में से 11 सीट भाजपा जीती थी और 2 सीट बीएसपी जीती थी। लेकिन पिछली बार बीएसपी और एसपी के कॉम्बिनेशन की वजह से बीएसपी वहां जीती थी। इस बार हमें देखना होगा कि बीएसपी कैसा परफॉर्म करती है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के संग कैसा परफॉर्म करती है। दूसरी चीज, योगी आदित्यनाथ जी के शासन की विजय होगी इस बार। आप देखिएगा यूपी में जो विजय होगी और देश की सरकार में जो महत्वपूर्ण योगदान होगा, वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का होगा, जो कानून व्यवस्था पे उन्होंने कंट्रोल करा है पिछले 7 सालों में। हाँ, उस कानून व्यवस्था पे कंट्रोल के कारण देश की आर्थिक नीतियां भी बहुत अच्छी हो रही हैं और प्रदेश की आर्थिक नीतियां भी बहुत अच्छी हो रही हैं। मैं थोड़ा बहुत उनका भी जिक्र करना चाहूंगा कि योगी जी का यूपी में जो अर्थव्यवस्था में कॉन्ट्रीब्यूशन है, जिसको हम योगीनॉमिक्स के रूप में स्टडी करते हैं, उसमें आप देखिएगा कि पिछले साल यूपी ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जीएसटी केंद्र सरकार को दिया। इस समय यूपी जो है प्रदेश में देश में दूसरा सबसे बढ़िया प्रदेश है। तीसरे हम लोग अब जीरो डेप्ट में है। अभी हमारे ऊपर केंद्र सरकार का या आरबीआई का कोई कर्जा नहीं है। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का जो इम्प्रूवमेंट होता है, उसके बाद इन आर्थिक नीतियों में आपको बदलाव दिखता है। पहले पूर्वांचल जो है किन नामों से जाना जाता था? आतंकवाद के लिए जाना जाता था, माफिया के लिए जाना जाता था। आज पूर्वांचल जो एक्सप्रेस वेज के लिए जाना जाता है कि क्या औद्योगिक विकास हो रहा है, कैसे वहां लोग कनेक्टेड हैं, लोग जुड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि इस बार मुझे ऐसा लगता है कि देश जो है वो डेवलपमेंट और विकास के मॉडल पे वोट दे रहा है, और उसमें यूपी में बहुत ही अच्छा बदलाव हुआ है। और अगले कुछ सालों में ये डबल इंजन की सरकार और अच्छा बदलाव लाएगी। आप देखिए, जीडीपी के फिगर कल आ रहे हैं, 8% से ऊपर की जीडीपी के फिगर आ रहे हैं। इतना बड़ी ग्रोथ देश में कहीं नहीं, क्या दुनिया में कहीं नहीं दिख रही है। दुनिया में कोई देश 8% से ज्यादा पे प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। तो भारत के लिए ये जो फिगर्स आ रहे हैं, ये बहुत सराहनीय है। और केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की एक संग काम करने की योजनाओं का हमें लाभ मिल रहा है। थोड़ा बहुत वोट मार्जिन इधर उधर हो सकता है कुछ सीटों पे, क्योंकि बीएसपी का अपना अलग वोट बैंक है, एसपी का अपना अलग वोट बैंक है। लेकिन मुझे लगता है पूर्वांचल में कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा और बीजेपी पूरी 13 में से 13 सीटें जीत के आएगी और देश और प्रदेश की सरकार को और प्रशस्त करेगी। बिल्कुल मनीष जी, आपने जिस तरह से अपनी बात रखी है, मैं आगे विनम्र सेन जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर आ रही है, जरा बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर मिर्जापुर से आ रही है। ये बड़ी जानकारी, मिर्जापुर के बूथ संख्या 79 पर ईवीएम खराब होने की जानकारी मिल रही है। तो बूथ संख्या 396, 175, 269 पर ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी इस वक्त मिल रही है। बूथ संख्या 324 पर भी ईवीएम मशीन की खराबी की जानकारी सामने आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त जो है लगातार तमाम और जगहों से भी ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी मिल रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि खराबी आ रही है और उन्हें जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। इससे पहले भी और जगहों पर ईवीएम खराबी सामने आई है, जिसके बाद से उन्हें ठीक कर लिया गया है। बलिया की भी रिपोर्ट हमने दिखाई थी कि जहां पर ईवीएम मशीन खराब हुई थी और लेकिन फिर उसे ठीक कर लिया गया। आगे बढ़ते हुए विनम्र सेन जी आपके पास आते हुए, आज जिन 13 सीटों पर इस वक्त वोटिंग हो रही है, अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करते हैं, जो बीते 6 चरण के चुनाव हुए हैं, वोटिंग परसेंटेज 2019 के मुकाबले कम रहा है। क्या वजह आप मानते हैं वोटिंग परसेंटेज कम होने को लेकर, और इस बार 7वें चरण की वोटिंग को लेकर आप किस तरह से देख रहे हैं?
एक तो मौसम भी कारण है। जितनी गर्मी इस वर्ष पड़ी है उतनी गर्मी पिछले चुनावों में नहीं पड़ी थी। दिल्ली का पारा रिकॉर्ड तो 52% के पार, 52 डिग्री के पार हो गया। इसी तरह से मैंने पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे पूर्वांचल में गर्मी की यही हाल रही। पश्चिम उत्तर प्रदेश हर जगह पूरे देश में गर्मी का पारा और पिछली बारियों से ज्यादा रहा। तो गर्मी भी निश्चित तौर पर प्रभाव डाली है वोटिंग परसेंटेज पे। लेकिन 19 अप्रैल को जब पहले चरण का चुनाव हुआ था विनम्र सिंह जी, तो उस वक्त इस तरह से गर्मी, इस तरह से भीषण गर्मी नहीं थी। हाँ जी, एक अधिक वोटिंग परसेंटेज के पीछे एक ये भी कारण होता है कि कहीं कहीं एंटी इनकम्बेंसी होती है और लोग निकल कर आते हैं वर्तमान सरकार को बदलने के लिए, एक होड़ मचा कर आते हैं। वैसी स्थिति इस बार मोदी सरकार की नहीं थी। एक जैसे 2014 में एक आंदोलन में पूरा देश परिवर्तित हो गया और मनमोहन सिंह सरकार को पूरा देश आंदोलित हो गया। केजरीवाल विशेष तीर नहीं मारा था जिसके कारण पूरा देश आंदोलित हुआ था। मुख्य भूमिका तो अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल की थी, लेकिन हाँ, उसको बदलने के लिए एक बेहतर विकल्प भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी दिखाई दिए और उस आंदोलन के रूप में लोगों ने सड़कों पर निकलकर वोटिंग की और कांग्रेस को बाहर करने के लिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया। न 2019 में न 2024 में इस प्रकार का भाजपा की सरकार को हटाने का या मोदी को हटाने का कोई ऐसा आंदोलन टाइप का नहीं दिखता है। इसलिए वोटिंग परसेंटेज हमको पहले से 2014 और 19 के मुकाबले कम दिखता है। हालांकि 2009 के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज कम नहीं है, 2004 के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज कम नहीं है। ये 2019 और 2014 के मुकाबले एक ये बड़ा कारण हो सकता है मेरी समझ से। ठीक है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने को लेकर जो है प्रशासन की तरफ से भी, चुनाव आयोग की तरफ से भी तमाम कवायद की गई थी, लेकिन 2019 तमाम चुनाव आयोग तमाम पार्टियां, ठीक है, मैं लौटूंगी विनम्र सिंह जी आपके पास चुनाव आयोग और अब भगत सिंह जी आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए जिन 13 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, आपका विश्लेषण क्या कहता है? जो इस वक्त चुनावी माहौल है, जो बीजेपी और गठबंधन जो पार्टियां हैं उनके बीच जो टक्कर देखने को मिल रही है, ऐसे में इन 13 सीटों को लेकर आपकी क्या राय है? जी, जो पूर्वांचल में 13 सीटों पर जो वोटिंग होने वाली है, ये एक बहुत बड़ा हमारे सामने एक बदलाव पेश करेगी। कहते हैं कि ये जो पूर्वांचल एक सबसे महत्वपूर्ण वोटिंग का एक हमारा राज्य है, जो उत्तर प्रदेश की एक इतिहास लिखता है, स्क्रिप्ट तैयार करता है। इसमें जो कुछ वीआईपी सीटों पर वोटिंग जो होने वाली है, अगर हम देखें तो जो पिछली बार जो बीजेपी का जो मार्जिन था जीत का, वो इतना ज्यादा नहीं था, कांटे की टक्कर थी। चाहे हम गोरखपुर की सीट ले लें या गाजीपुर की सीट ले लें, तो इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जैसे ये हमारे किशन जो है वो गोरखपुर सीट से है और वहीं पर ही एक निषाद है जो एक्ट्रेस है काजल, दोनों का एक कड़ा मुकाबला होने वाला है। तो इसमें बहुत कांटे की टक्कर है। अगर हम इसको एनालाइज करें, ये जो वोटिंग होगी ये विकास के नाम पर होगी, ये रोजगार के नाम पर होगी। राम राज्य से जुड़े हुए तीनों मुद्दे हैं, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य। इनको सोचकर जो मतदाता है वो आगे जा रहा है। इतने 47 टेम्परेचर होते हुए भी मतदाता बाहर निकल रहे हैं, वोटिंग के निकल रहे हैं, उनमें उत्साह है। उत्साह सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर नहीं है, इसमें उत्साह है कि पूरे समुदाय, पूरी यूपी के मुद्दों को देखकर, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो इसमें अंतर पैदा करती हैं कि कहीं पर जो भी संबोधन हुए हैं, कोई रोजगार पर ज्यादा बात नहीं हुई। अगर संबोधन हुए भाषण में आप देखेंगे कि वहां पर स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा बात नहीं हुई। आरोप प्रति आरोप का दौर जरूर रहा है। तो जनता जाग गई है और जनता सोचती भी है कि हम वोट करें तो करें क्यों, किस मुद्दे पर वोट करें। ठीक है, बहुत अच्छे मुद्दे, यानी कि बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस हुए हैं। अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण हुआ, धारा 370 हटी है, 3 तलाक के एक नया कानून बना है। ठीक है, इसके अलावा भी तो बहुत सारे मुद्दे हैं, रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो जनता सब चीज को एनालाइज करती है। स्वास्थ्य को लेकर आपको सुविधाएं जो है भगत सिंह जी आपको नजर नहीं आ रही हैं, या फिर आपका विश्लेषण क्या कहता है, क्या और इंप्रूवमेंट होनी चाहिए? देखिए, विश्लेषण ये कहता है कि जितने जो वादे किए गए, कितने हॉस्पिटल्स तैयार किए गए,
जो वादे किए गए, कितने स्कूल्स तैयार किए गए। हम बात करते हैं दिल्ली के जो स्कूल के बारे में कि भाई वहां पर आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। चलिए हम इस पे आरोप नहीं लगाएंगे। हम देखते हैं कि अगर हमारे यूपी में पाठशालाएं हैं, उनका किस तरीके से उनका कंस्ट्रक्शन हुआ है। हम अभी भी देखते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की संख्या क्यों ज्यादा है। प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अगर गवर्नमेंट की बात करें वो उनका स्तर गिरता ही जा रहा है। इसीलिए जो मतदाता है वो सोच रहा है कि वोट कहां पर दें। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी भगत सिंह जी आपके पास। डॉक्टर प्रियंका जी आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए जिन 13 सीटों पर इस वक्त वोटिंग हो रही है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, दो धड़ में है, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश, पश्चिमांचल उत्तर प्रदेश। ऐसे में पूर्वांचल में बीजेपी की खास पकड़ है, लेकिन पश्चिमांचल में जो है खास पकड़ जो है बीजेपी की नहीं रही है। और अब लेकिन तमाम कोशिशों के बाद अब जो तस्वीरें हैं वो थोड़ी बदलती हुई नजर आ रही है। लेकिन आज पूर्वांचल की जिन सीटों पर वोटिंग है उनको लेकर आपका एनालिसिस क्या है? देखिए, पूर्वांचल की जो सियासत है वो ओबीसी के विरुद्ध, अगर हम जातीय समीकरण पे बात करने समिति भी रही है, लेकिन ये चुनाव पूरा जातीय समीकरण से अलग हटकर एक अलग समीकरण पे जाता हुआ ग्राफ इसका दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं इतना, और गोरखपुर से जो है एक मतलब बड़े बड़े वीआईपी चेहरे जो बीजेपी की तरफ से उतरे हैं वो टफ चुनाव की भूमिका निर्वाह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये 2-3 सीटें तो बिल्कुल पक्की बीजेपी की हैं ही। और दूसरी चीज ये है कि हम इस चुनाव में अगर पूरी तरीके से देखें तो आप जैसे अभी ये कह रहे थे कि किस तरीके से अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें मतदाता निकल नहीं रहे हैं, तो 2-3 चीजें हैं। हालांकि कहीं ना कहीं लोग जो है निकल के अपना वोट देने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में मैं जितना देख पा रही हूँ और मुझे जितना दिख रहा है, लोग अभी भी अपनी सुरक्षा, विकास, स्वास्थ्य जो बात हो रही है और औद्योगिक विकास के ऊपर डिपेंड होते हुए उसी को सामने रखते हुए और नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सामने रखते हुए जो भी वोट पड़ रहा है, चाहे कितने भी मतदाता निकल रहे हैं, वो मुझे लग रहा है वो सारा इसी विकास के ऊपर ही ध्यान देते हुए निकल रहे हैं। आज भी जो आखिरी चरण का चुनाव है उसमें भी जो है उत्साह से लोग बाहर निकल के 5वें चरण से हमने ग्राफ देखा कि 5वें चरण से ग्राफ बढ़ता जा रहा है। थोड़ा 5वें चरण से लोगों का उत्साह बढ़ा है और लोग आगे आकर के अपने वोट दे रहे हैं। तो ये राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है टक्कर देती भी और नजर आ रही है, क्योंकि अभी नारद राय जी का सपा में जाना और कई लोगों का इस तरीके से सपा से जाना और बीजेपी में जाना, तो और कई लोगों का इस तरीके से बीजेपी में जाना एक व्यवस्था को भी कोलैप्स करता हुआ नजर आ रहा है। जो राजनीतिक व्यवस्था रही है, जो क्षेत्रीय आधार पर उनके वोट बैंक्स रहे हैं, उनको रौंदता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना एक परचम लहराती हुई आगे बढ़ रही है और नरेंद्र मोदी जी का जो एक वर्चस्व के साथ एक आगाज हुआ है देश के लिए और उन्होंने जिस तरीके से कैंपेन किए हैं, इतना मेहनत की है उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि शायद किसी भी नेता ने विपक्ष के इस तरीके से मेहनत करके अपने आप को अपना एक प्रूफ करने का प्रयास किया है कि नहीं मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं। चलिए ठीक है प्रियंका जी, लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन सबसे पहले मिर्जापुर का रुख करते हैं। वहां से बीजेपी के साथ गठबंधन में अपना दल एस प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। उन्होंने चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है वो दर्शकों को सुनवाते हैं। मिर्जापुर 79 लोकसभा सीट पे जो है हार्ड सीट है। एक और जहां मोदी की सरकार जो है तीसरी बार सरकार बनाने का प्रयास कर रही है, वहीं पर यहाँ जो है अनुप्रिया पटेल जी तीसरी बार जो है चुनावी मैदान में उन्होंने मतदान कर दिया। हम उनसे बात करेंगे किस तरीके का मिजाज है, क्या मतदाता सोच रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे। आज तीसरे चरण का है, तो 7वें चरण का है, तो तीसरी बार आप लड़ने जा रही हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं हम? आज 7वें चरण का अंतिम चरण का ये मतदान है और आज लोकसभा चुनाव का ये लोकतंत्र का जो महापर्व है आज समाप्त हो जाएगा। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों से जहां भी आज चुनाव है जिन सीटों पर, और खास तौर से मेरे अपने मिर्जापुर के मतदाताओं से अपील करना चाहती हूं। मैंने सुबह 7 बजे मतदान स्थल पे जाके अपना वोट दिया है। आप सब भी मतदान स्थल पर जाइए, पहले मतदान फिर जलपान, सबसे पहले अपना वोट दीजिए। और जहां तक तस्वीर लोकसभा चुनाव की है
तो मैं यही कहूंगी कि वैसे तो 4 जून को परिणामों की औपचारिक घोषणा होगी, किंतु परिणाम क्या आने जा रहे हैं ये स्पष्ट है। देश में तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 10 सालों में जो अभूतपूर्व काम देश में हुआ, और यहाँ तक कि मेरे अपने मिर्जापुर क्षेत्र में 10 सालों में मैंने यहाँ की विकास यात्रा को आगे बढ़ाया है, और मेरा काम जमीन पर जनता को आज नजर आ रहा है। मेडिकल कॉलेज नजर आ रहा है, केंद्रीय विद्यालय नजर आ रहा है, बड़े बड़े यहाँ पे पुल बन गए, चुनार का, भटौली का, बेलवन का, कोटा घाट का, सब कुछ नजर आ रहा है। रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास बन रहे हैं, जनता को दिखाई पड़ रहे हैं। आयुष अस्पताल बनकर खड़ा हो गया है, इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर तैयार हो गया है। ये सब कुछ काम जनता देख रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार फिर सेवा का अवसर मिलेगा। अच्छा, क्या लगता है कि जो आपने पिछली बार रिकॉर्ड बनाया था उससे बड़ी लकीर आप खींचेंगी? देखिए, 4 जून को परिणाम आएंगे, सब स्पष्ट हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि 10 साल मैंने पूरी ईमानदारी से लोगों के बीच में, उनके सुख में, दुख में हर घड़ी रहने की कोशिश की है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ उपलब्ध रही हूँ, उनकी जन समस्याएं सुनी भी हैं, और बड़ी से बड़ी भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार की जो विकास की परियोजनाएं हैं, अभी हाल ही में हमको यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय भी मिल गया, रामपुर घाट का पुल भी मिल गया, तो बड़े से बड़े विकास की योजनाएं यहाँ पर लेकर आई हूँ। मुझे लगता है कि मेरे काम के आधार पर जो मैं वोट मांग रही हूँ लोगों का, तो जनता मुझे आशीर्वाद फिर देगी। हैट्रिक लगेगी? मुझे विश्वास है कि मैंने काम किया है, और आज का मतदाता विकास चाहता है, अपने जीवन में बदलाव चाहता है। मिर्जापुर को एक पिछड़े हुए जनपद की पहचान से निकाल कर एक विकास की दृष्टि से अग्रणी जनपद बनाने में मुझे कामयाबी मिली है, और आगे भी विकास रथ का पहिया और तेजी से चलेगा यदि जनता का आशीर्वाद मिला तो। इंडिया न्यूज के लिए मिर्जापुर से आकाश दुबे की रिपोर्ट। और इसी बीच मिर्जापुर से एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता देते हैं अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी जानकारी मिर्जापुर से, जहां पर भीषण गर्मी के बीच लगातार वोटिंग जारी है। आपको बता दें कि मिर्जापुर में 14 मतदान कर्मियों की मौत की जानकारी मिल रही है। भीषण गर्मी के बीच वोटिंग हो रही है, और उत्तर प्रदेश इस वक्त हीटवेव की चपेट में है। मिर्जापुर में 14 मतदान कर्मियों के मौत की जानकारी मिल रही है। तो भीषण गर्मी के बीच मतदान प्रक्रिया जारी है। ऐसे में आपको बता दें कि वोटिंग परसेंटेज पर भी इस भीषण गर्मी का असर जो है खासा देखने को मिल सकता है, क्योंकि इससे पिछले जो है चरण की बात करें, छठे चरण में जो मतदान हुआ था उसमें भी वोटिंग परसेंटेज में यही एक्सपर्ट्स का कहना है कि भीषण गर्मी की वजह से जो है चुनाव परसेंटेज में कमी आई है। और एक बार फिर से जो है अपने मेहमानों का रुख करेंगे। मनीष जी, आपके पास आते हुए, चूंकि अभी आपने अनुप्रिया पटेल को सुना, उन्होंने साफ तौर पर ये जिक्र किया है, चूंकि इस बार चुनाव में शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा लगातार जो है देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, और अभी भगत सिंह जी ये कहते हुए आ रहे थे स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है उन्हें कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति लग रही है। लेकिन मिर्जापुर में किस तरह से काम हुआ है, अनुप्रिया पटेल ने किस तरह से जो है चीजें वहां पर की हैं विकास के लिए, उन्होंने उसका जिक्र किया। आप किस तरह से सीट को देखते हैं और मिर्जापुर के विकास को देखते हैं? देखिए, अनुप्रिया जी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने मिर्जापुर में विकास किया है। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय की मंत्री रही है, वो अनुभवी मंत्री हैं। और मिर्जापुर में तो मुझे नहीं लगता इलेक्शन कोई फाइट जैसा है। मैं पिछले प्रवक्ताओं को सुन रहा था, तो मैं आपको उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। वोटिंग परसेंटेज पे हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं। पिछले बार 2019 में 90 करोड़ मतदाता थे, इस बार 97 करोड़ प्लस मतदाता हैं। थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज जो 1-2% डिप है, ये जो 7 करोड़ का चेंज है, इन्होंने कुछ वोट करने में उतना उत्साह नहीं दिखाया है। लेकिन अगर आप 6 चरणों का डेटा एनालाइज करें तो जितने वोट पिछली बार पड़े थे उतने वोट ही इस बार भी पड़ रहे। दूसरी चीज, अगर हम इस डेटा को और बारीकी से देखते हैं तो इंडिया में 6% महिलाओं ने ज्यादा वोट करा है पिछले साल के कंपैरिजन में, और यूपी में 3% ज्यादा महिलाओं ने वोट करा है। अब मैं इस चीज को क्यों कह रहा हूँ, ये जो 3% महिलाओं ने ज्यादा वोट करा है यूपी में, ये आपको कहीं ना कहीं निर्णायक साबित होगा जब आप 4 तारीख के रिजल्ट देखेंगे। मूलभूत सुविधाओं में विकास, हर घर नल, हर घर गैस योजना, हर नारी को आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना से, ये कुछ ऐसी सुविधाएं हैं। और इसमें हम एक ट्रिपल तलाक का जिक्र ना करें तो वो गलत होगा। ट्रिपल तलाक के कानून से जो महिलाओं को लाभ मिल रहा है, तो ये एक साइलेंट वोटर के रूप में भाजपा के लिए पहले भी वोट करती आ रही है, इस बार भी वोट कर रही है। लाभार्थी सेगमेंट, मैं लौटूंगी मनीष जी आपके पास। विनम्र सेन जी, अभी जिक्र हुआ ट्रिपल तलाक का, साइलेंट वोटर का, आपको क्या लगता है पूर्वांचल यूपी में साइलेंट वोटर किस तरह से देखने को मिलेंगे? चूंकि
पूर्वांचल की अगर हम बात करते हैं तो वहां महिलाओं का अगर हम जिक्र करें तो बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए पहुंचती हैं और अपनी बातों को जो है वो आगे आकर रखती हैं। पश्चिमांचल में हमने जब मुस्लिम वोटरों से, जो महिला वोटर थी, उनसे जब बातचीत करने की कोशिश की गई ट्रिपल तलाक को लेकर, तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं पूर्वांचल में साइलेंट वोटर कितना कारगर होंगे? कम से कम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर मैं विचार कर पाता हूँ तो महिलाओं का वोट निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक और पार्टियों से मिला हो, लेकिन केवल मुस्लिम महिलाओं की बात जब हम करते हैं तो मुस्लिम महिलाओं में 5% वोट भी अगर भारतीय जनता पार्टी को मिल गया हो तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्यों? क्योंकि आज भी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम महिलाएं उतनी स्वच्छंद जीवन नहीं जी पा रही हैं, उतना स्वच्छंद सोच विचार नहीं उनका हो पा रहा है जितना हिंदू महिलाओं का है। यदि उनको स्वतंत्रता दी जाती, यदि उनको स्वतंत्र रूप से विचार करने के, सोचने का अवसर मिलता, तो जरूर ऐसा होता कि वह भारतीय जनता पार्टी ने जो महत्वपूर्ण कदम 3 तलाक का कानून पास किया था उस पर विचार करती। लेकिन मेरी समझ से उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में नहीं है, और जगहों पर हो तो हो। बिल्कुल ठीक है। मैं आपका रुख करते हुए भगत सिंह जी, चूंकि देखिए गाजीपुर सीट का अगर हम जिक्र करते हैं, वहां से दिवंगत मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी जो है चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में क्या लगता है जो वहां के मतदाता हैं, जो वोट मुख्तार अंसारी के लिए जाता था, जो विश्वास मुख्तार अंसारी पर वहां की जनता करती थी, क्या वो विश्वास अफजाल अंसारी की तरफ रुख होगा? जी जी, गाजीपुर सीट से पारसनाथ जी और मुख्तार अंसारी के भाई जो समाजवादी पार्टी से अफजाल अंसारी आमने सामने हैं। देखिए इसका नैरेटिव बिल्कुल बदल गया है। योगी जी का जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो प्रशासन बड़ा ताकत है, उसमें बड़ा मजबूत प्रशासन है, जो लोगों के अंदर डर था, भय था, अब वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। क्योंकि अब सही तरीके से वोट की मापदंड को नापा जा रहा है कि वोट की अहमियत क्या है, और इस पे अफजल अंसारी को ज्यादा कोई सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। क्योंकि सिर्फ जनता, पहले एक अलग नैरेटिव था इनके प्रति, अब नैरेटिव बदल गया है। तो कहीं ना कहीं पारसनाथ जी का इसमें जो ना बड़ा सपोर्ट रहेगा जनता का, और वोट बीजेपी के लिए ज्यादा जाएगा इस क्षेत्र से। अफजाल अंसारी का इतना बड़ा वजूद नहीं है। और देखा जाए तो योगी जी ने जिस तरीके से अपराध तत्व को और अपराध को खत्म किया है यूपी से, वो बड़ा सराहनीय है। इनका एग्जाम्पल तो अगर स्टेट की गवर्नमेंट भी फॉलो करती है, बिल्डोजर ऐसे ही विख्यात नहीं हो गया। बिल्डोजर बाबा का नाम बड़ा फेमस है, और यही नहीं हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में भी बिल्डोजर बाबा के नाम के चर्चे हैं। तो ये किस लिए है? ये लोकतंत्र को बचाने के लिए है, संविधान को बचाने के लिए। जो असामाजिक तत्व है, जो दबंगई है, जो आतंकी है, नस्लवाद है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उस पर चाबुक चलाने के लिए ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल क्रिएट किया योगी सरकार ने। इसके लिए वो प्रशंसा के पात्र हैं। और ये सबसे बड़ा बदलाव यूपी और जो बाकी जो सीटों पर जो चुनाव हो रहा है पूर्वांचल में आपको नजर आएगा, क्योंकि योगी फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर होगा पूर्वांचल में। और जो बदलाव और जो जीत हासिल होगी वो योगी फैक्टर पर होगी, क्योंकि योगी जी जानते हैं नब्ज को कि किस तरीके से यूपी के चरित्र को उन्होंने निखारा है, यूपी को बदला है। जो कभी यूपी, ठीक है भगत सिंह जी, मैं आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर प्रियंका शुक्ला जी, आपके पास आते हुए, चूंकि लोकसभा के इस चुनाव में, इस बार के चुनाव में महिला वोटर की भूमिका आप किस तरह से देखती हैं, वो भी तब जब महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के बिल लाए गए हों? देखिए महिलाएं, मैं तो देख रही हूँ कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि आरक्षण का भी बिल की बात है और ट्रिपल तलाक की भी बात है, जो साइलेंट वोटर्स की आप बात कर रहे थे। तो मुझे पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है कि महिलाएं जो है सुरक्षा की तरफ ध्यान देते हुए, शिक्षा की तरफ ध्यान देते हुए, और जो एक जो व्यवस्था योगी जी ने दी है, योगी फैक्टर जैसा कि कहा अभी भगत जी ने, ये दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं महिलाएं इसको बड़ा सशक्त रूप से अब डर के बिना और अपनी भूमिका निर्वाह करते हुए महिलाएं पूर्ण रूप से अब आगे बढ़ रही हैं और अपना मतदान देने के लिए निकल रही हैं। बल्कि अभी कई चरणों के चुनाव में ये देखा गया कि बुजुर्ग महिलाएं जो इतनी गर्मी में नहीं निकल सकती थी या परेशान होती, वो भी आकर के अपना वोट देने का प्रयास कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस स्थिति में महिलाएं जो पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं आश्वस्त होकर के नहीं, हमारा एक वोट कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट है,
मोदी जी के लिए वो आगे बढ़ करके और इस व्यवस्था को अपने हाथ से ना जाने के लिए जो एक व्यवस्था चल रही है, एक सुरक्षा की व्यवस्था, मेन फैक्टर कहीं ना कहीं देखिए सुरक्षा। चलिए, समय की कमी होने की वजह से मैं आपको यहाँ पर माफी के साथ रोकूंगी। प्रियंका जी, मनीष अग्रवाल जी, भगत सिंह तोंगड़ जी, विनम्र सेन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि लगातार जो है उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। ऐसे में गोरखपुर में मतदान केंद्रों पर किस तरह से वोटिंग हो रही है, वहां के मतदाताओं में किस तरह का उत्साह है, क्या कुछ जमीनी मुद्दे हैं, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने। उनकी एक खास रिपोर्ट देखिए। 7:00 पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बूथ पर पहुंचे और अपने बूथ पर पहुंच करके उन्होंने मत का प्रयोग किया था। ये वही कमरा नंबर 3 है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। और आप देखिए कि हिंदू से लेकर मुस्लिम तभी जो है जो मतदाता है वो कितने उत्साहित है और वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं और काफी खुश नजर आ रहे हैं, चूंकि मत का प्रयोग करना कहीं ना कहीं सबका अधिकार है। ऐसे मिनट ये बताइए कि आज आपने मत का प्रयोग किया है, कैसा लगा? अच्छा लग रहा। किस हिसाब से आपने मत किया है, क्या चाहते हैं, कैसा सरकार चाहते हैं? सोच बदलना चाहिए और क्या। आप बताइए क्या किस तरह की सरकार चाहते हैं और आपने मत का प्रयोग किया है, क्या संदेश देंगे? सरकार अब सोच इंसान को बदलना चाहिए, हर चीज 5 साल देख के चलना चाहिए सबको, और जो हिसाब से महंगाई है और सब अलग होना चाहिए, यही और क्या देना। अच्छा, अभी आपने अपने वोट का प्रयोग किया है, कैसा लग रहा है और क्या संदेश देंगे? अच्छा तो लग रहा है, लेकिन हमारा अभी वोट जा रहे हैं लेने, अभी देने हैं, इनका तो पड़ गया वोट, वे हमारा रुक गया है। आप देखिए कि यहाँ पर जो मंदिर के पुजारी हैं वो भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वो देखिए सभी लोग जो है यहाँ पर मत के लिए हुए हैं और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। ये देखिए कि यहाँ पर जो है अपने अपने मत का प्रयोग करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, बाकायदे एक एक करके। चूंकि ये वो वीवीआईपी बूथ है जहाँ पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मत का प्रयोग करते हैं। चाचा, आप वोट करने आए हैं, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा। कितने साल हो गए आपको वोट करते? तो तब से पैदा हुए हैं, उम्र भाई तब से कर रहे हैं। अच्छा, किस तरह की सरकार आप लोग चाहते हैं, कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं? सरकार जो है ठीक है, खाने को तो दे ही है ना, खाने तो दे रही है ना, और क्या, राशन दे रही, खाना ही दे रही, हम लोग सुरक्षित हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अब इससे बढ़िया सरकार का चाहिए। आप वोट कर रहे हैं और क्या संदेश देंगे कि सब लोग को वोट करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सबको करना चाहिए, इनके नगरी में रहना तो सबको करना है। बिल्कुल ठीक है। आपने देखिए किस तरह से चाचा बता रहे हैं कि वोट करना कितना जरूरी है, और आप देखिए कि बारी बारी करके यहाँ पर सभी लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि आज सबसे बड़ा पर्व है, उस पर्व में सभी सम्मिलित होना चाहते हैं और ऐसे में यहाँ पर तमाम लोग पहुँच रहे हैं। आप भी वोट डालने आए हैं, ऐसा लग रहा है आपको, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, सब अच्छा ही है। कैसा सरकार चाहते हैं? बढ़िया सरकार चाहते हैं, सबसे अच्छा चले और क्या। बिल्कुल ठीक कहा आपने, अच्छा सरकार चाहते हैं, अच्छा सरकार होना भी चाहिए और यही वजह है कि यहाँ पर जो मतदाता है वो पहुँच रहे हैं। क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर अभी कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री पहुँचे थे और उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है, वोट डाला है और लोगों से अपील भी की है और साथ ही विक्टन दिखाते हुए, विक्टन का चिन्ह दिखाते हुए ये बताया है कि हम किस तरीके से जीत रहे हैं। और बाकायदे यहाँ पर देखिए कि हेल्प डेस्क से लेकर के तमाम डेस्क बनाए गए हैं, चूँकि ये आदर्श बूथ भी है और ऐसे में इस बूथ पर पहुँच करके जो मतदाता है वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से लोग उत्साहित हैं और अपने मत का प्रयोग करते हुए आपने वोट डाल दिया है। आप ऐसे विक्टन दिखाई देखिए, इनके हाथों में ये भी वोट डाल दिया और कितने खुश नजर आ रहे हैं। ये एक संदेश है कि वोट सबको करना चाहिए और वोट देना कितना जरूरी है। क्यों नहीं, क्यों मत देखिए, मतदान हमारा अधिकार है और अगर आप चाहते हैं कि सुशासन आए, अच्छी सरकार आए, तो आप सबसे मेरी अपील है कि सभी लोग मतदान करें, क्योंकि यही एक रास्ता है। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। ऐसे में सबसे हॉट सीट वाराणसी, जहां से पीएम मोदी इस वक्त अपने संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अजय राय। और सीधे आपको लिए चलते हैं वाराणसी, वहां से हमारे साथ उत्तर प्रदेश, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अरविंद जी, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वाराणसी में आपकी मौजूदगी है। ऐसे में काशी में क्या माहौल नजर आ रहा है चुनाव को लेकर, चुनावी जोश किस तरह से है?
देखिए, काशी तो हमेशा ही एक अलग संदेश देती है और जो यहाँ से संदेश जाता है वो पूरी दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस, माँ गंगा जो यहाँ से बहती हैं, उसके अलावा महामना का जो यहाँ पे शिक्षा का केंद्र है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और शायद यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत भर में बनारस को चुनाव लड़ने के लिए चुना और ये बहुत अहम है। यहाँ उत्साह है, बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद बारी बारी से हम लोग 13 लोकसभा सीटों पर अपने संवाददाताओं से बात करेंगे और ये पूरे उत्तर प्रदेश और देश भर को बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहां पर क्या चल रहा है। पहले हम बनारस में जो लोग आए हैं यहाँ पे बात करते हैं। मुन्ना जी, ये बताइए, आपने वोट कर लिया? बिल्कुल वोट कर लिया मैंने। जो है आपके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच के आपने वोट किया? मैंने राष्ट्रवाद को वोट दिया है, विकास को वोट दिया है और राम मंदिर को वोट दिया है। आप बता रहे हैं कि आप बाहर से आए वोट डालने के लिए? मैं गुड़गांव से केवल वोट देने के लिए ही रात भर ड्राइव करके आया हूं और ये हमने धर्म का, विकास का और नेशन बिल्डिंग के लिए हमने वोट दिया है। आपका वोट हो गया? मेरा नाम प्रदीप तिवारी, मैंने वोट दिया और मैंने वोट हिंदुत्व के नाम पे दिया है, क्योंकि हमारी जो देश है इस समय हिंदुत्व की जो चीज़ें हैं उसको मैं देख रहा हूँ। विकास तो बनारस में काफ़ी हुआ है। विपक्ष का कहना है कि बनारस में डेवलपमेंट नहीं हुआ और इंडिया में डेवलपमेंट हुआ। जितना डेवलपमेंट नरेंद्र मोदी ने किया है, शायद अब मेरा शब्द कुछ नहीं है नरेंद्र मोदी जी के लिए। अब मैं माँ दुर्गा से, सामने माँ दुर्गा का मंदिर में यह सिम कृपा करूंगा कि नरेंद्र मोदी 400 क्या 400 पार जाए। अच्छा, आपने हिंदुत्व की बात की, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे मुसलमान भाई है, क्या मतलब उनको लेके आपके मन में क्या है? मतलब उनके मन में कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपना फ्यूचर तो देख चुका हूँ, लेकिन मेरा फ्यूचर, मेरा भविष्य, मेरा आने वाला पीढ़ी है, मैं उसके लिए वोट कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता और देश को संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाला समय मेरे हिंदू भाइयों समझिए कि ये नरेंद्र मोदी को आप वोट नहीं दे रहे, आप हिंदुत्व को वोट कर रहे हैं। प्रिंसिपल साहब आइए आप प्लीज। देखिए, हमारे साथ प्रिंसिपल साहब भी हैं जो यहाँ पे अन्न क्षेत्र चलाते हैं। ये बताइए मुझे कि आपके मन में क्या चल रहा है इस समय? इस समय मन में इतना ही चल रहा है कि घर से लोग निकले, वोट करें। वोट करेंगे तब कोई आगे बढ़ेगा। घर में बैठे रहेंगे तो वोट न होने से, परसेंटेज कम होने से हार जीत का निर्णय नहीं हो पाएगा। तो हम इतना ही कहेंगे, इस गर्मी के माहौल में घर से लोग निकलें और अधिक से अधिक मतदान करें। आइए सर, आप भी आगे आइए। आपने बड़ा टोपी चश्मा सब लगाया हुआ है, बोलिए मैं पकड़ा हुआ। क्या मन में आपके क्या चल रहा है, क्या सोच को वोट कर रहे हैं? गर्मी बहुत बढ़ रही है। मेरी जनता से अपील है कि सब लोग वोट करने आए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। और मैं चुनाव जो है डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पर्व है, तो मैं ये कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, गर्मी की परवाह ना करें और अपने पसंदीदा पार्टी को वोट करें, मगर आके ज़रूर वोट करें। चुनाव केंद्र पे सारी व्यवस्था उपलब्ध है, यहाँ पे पानी, बाथरूम और पुलिस की भी सुरक्षा उपलब्ध है, तो आप लोग बेखौफ होके आके वोटिंग जरूर करें। बहुत बढ़िया। आइए सर, आपने वोट डाल लिया? हाँ जी, डाल लिए हैं। तो आपके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच के आपने वोट किया है? मैं अपने देश के विकास के लिए वोट कर रहा हूं और विपक्ष वालों को बोलना चाह रहा हूं कि वो देख करके किसी के ऊपर में आरोप या प्रत्यारोप का भाषण दें, खाली झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम न करें। बहुत बढ़िया। देखिए, ऐसा है कि ये जरूरी है कि आप अगर वोट कर रहे हैं तो आप जो है अपने भविष्य को सोचें और शायद आपका भविष्य जहां सुरक्षित हो उसी को वोट दें। मैं अपने पीसीआर से कहना चाहता हूं कि हमें जो है अलग अलग संवाददाताओं से बात करें। हमारे साथ अन्य जगहों से भी रिपोर्टर जो लाइव जुड़े हुए हैं, सबसे पहले गाजीपुर से हमारे साथ विनय तिवारी लाइव जुड़ रहे हैं और इसके साथ ही गोरखपुर से सुशील कुमार, मिर्जापुर से आकाश दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, चंदौली से अवनीश तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अरविंद जी, ओवर टू यू। ठीक है, तो अवनीश आप बताइए। हाँ, थैंक यू। अवनीश, आप मुझे ये बताइए कि चंदौली में क्या स्थिति है मतदान की अभी, और लोग उत्साह के साथ मत का प्रयोग कर रहे हैं अपने? जी डेफिनेटली, मैं आपको बताऊं, सुबह 6:30 बजे से ही लोग लाइन में लगे हुए हैं और मतदान का अपने प्रयोग कर रहे हैं। अभी मौजूदगी महंत टेक्निकल इंटर कॉलेज में है, जहाँ पे तमाम ऐसे मतदाता हैं जो मतदान कर चुके हैं। अगर मुद्दों की बात करें तो बेसिकली लोगों का मुद्दा, कई सारे लोगों का मुद्दा राष्ट्रवाद और विकास रहा, लेकिन कई सारे लोगों का मुद्दा जो है वोट करने का वो बेरोजगारी और महंगाई भी रही। जी ठीक है अवनीश, चलते हैं हम सुशील कुमार के पास, अपने संवाददाता जो कि गोरखपुर में है। सुशील, आप मुझे ये बताइए कि मैं मुख्यमंत्री की बातें सुन रहा था, वो कह रहे थे कि सभी लोग जो है मतदान करिए, पहले मतदान करिए फिर जलपान करिए। मुझे ये बताइए कि अभी वहाँ क्या उत्साह है, किस तरह से लोग वोट कर रहे हैं?
देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने, और मुख्यमंत्री ने जो अपील किया था वो अपील जो है असर भी दिख रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री के मतदान करने के बाद उस बूथ पर लाइन लगी हुई है और हिंदू मुस्लिम सभी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और सभी बूथों पे लगभग यही हाल है। एक दो बूथों को छोड़ दिया जाए तो सभी बूथों पर लाइन लगी है, क्योंकि भीषण गर्मी है। ऐसे में हर मतदाता ये सोच रहा है कि जल्दी से जल्दी हम जो है दोपहर से पहले अपने मत का प्रयोग कर लें, और सभी लोगों के चेहरों पर उत्साह नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो युवा पीढ़ी है वो सबसे ज्यादा उत्साहित नजर आ रहा है, और वो मत का प्रयोग करने के साथ साथ ही लोगों से अपील भी कर रहा है कि अपने मत का प्रयोग करें अगर हमें अपना अच्छा भविष्य चाहिए तो सोचिए युवा मतदाता किस तरह से सोच रहा है, और यही वजह है कि वो तस्वीर अलग अलग बूथों पर देखने को भी मिल रहा है। रवि किशन ने भी अपने मत का प्रयोग किया, काजल निषाद ने भी अपने मत का प्रयोग किया, और रवि किशन ने बाकायदे इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए गाना गाते हुए अपने बातों को कहा, और काजल निषाद ने भी रवि किशन पर टिप्पणी करते हुए अपने लोगों से भावुक होकर के मुझे ये बताइए सुशील मुझे ये बताइए क्या मुद्दे हैं वहाँ पे गोरखपुर में, किन मुद्दों पे जो है जनता वोट कर रही है? देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देखा जाए कि यहाँ पर विकास पहले भी बहुत हुआ है, और लोगों का मानना है, जो वोटर है उनका मानना है कि जो विकास हुआ है उसी को देखते हुए हम वोट कर रहे हैं। हमें विकास चाहिए तमाम सड़कों। ठीक है सुशील, ठीक है, हम चलते हैं मिर्जापुर में मैं अनुप्रिया पटेल की बातें सुन रहा था। आकाश मुझे ये बताइए कि जो राजा भैया और अनुप्रिया पटेल का जो विवाद हुआ था उससे क्या वोटिंग पे क्या मिर्जापुर में कोई फर्क है क्या? नहीं, यहाँ पे किसी का कोई फर्क नहीं दिख रहा है। जो जनता है वो बहुत उत्साहित है वोट करने के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि मौसम आज बड़ा मेहरबान है। यहाँ बदली सुबह से छाई हुई है, लोग सुबह 6 बजे से ही मतदान स्थलों पे पहुंचना शुरू कर दिए थे। लंबी लंबी लाइनों में लोग मतदान के लिए लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस तरीके से लाइनें लगी हुई है, और आपको दिखाएंगे जो वृद्ध मतदाता है, ये देखिए वृद्ध मतदाता इस तरीके के वृद्ध भी जो है वो अपने इस जज्बे से जो है वोट करने आ रहे हैं, और लोगों के लिए एक मिसाल पैदा कर रहे हैं कि मतदान का क्या महत्व है, कैसे लोगों को मतदान करना चाहिए। आप देखिए ये हमारे साथ है, हम इनसे अगर बात करें, आप कहें तो पूछे क्या नाम है आपका? नाम बताइए। शांति वोट करने आई है? कितनी उम्र है इनकी? तो ये देखिए हमारे साथ ये वृद्ध है जो आई है मतदान करने के लिए, और ये कहा जा रहा है कि इनकी उम्र जो है वो 100 के पार है। ऐसे लोग हैं इस तरीके के बुजुर्गों के अंदर ये जज्बा है कि वो इस महासमर में जो है अपने मतदान को देकर जो है देश के लिए मतदान कर रहे हैं और अपने मन की सरकार चुनने की बात कर रहे हैं। और भी अगर आप कहें तो और भी दूसरे मतदाता हैं, उनसे बात करेंगे कि वो यहाँ वोट करने आए। क्या नाम है आपका? आकाश अपने जी 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 आकाश हमारे साथ और दूसरे संवाददाता हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। विनय तिवारी हमारे साथ गाजीपुर से जुड़े हुए हैं। विनय तिवारी मुझे ये बताइए कि वहाँ पारसनाथ और अफजाल अंसारी में किस तरह का मुकाबला चल रहा है? जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिनेश लाल यादव निरहुआ के गांव पे टड़वा टप्पा प्राथमिक विद्यालय पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे लगभग 6:30 बजे से लाइन लगी हुई थी, 7 बजे से मतदान चालू हुआ और 9 बजे तक लगभग 13.18% मतदान हो चुका है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पारसनाथ राय जो बीजेपी के प्रत्याशी है और समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी में कांटे की टक्कर है। मुझे ये बताइए कि बहुजन समाज पार्टी के विनय मुझे ये बताइए कि बहुजन समाज पार्टी के उमेश सिंह किस तरह का वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है? जी बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के मैदान में है और उनका भी जो है लगातार मतदाता लोग आ रहे हैं और वोटिंग भी कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है गाजीपुर में। कुछ लोग जो है विकास के नाम वोटिंग कर रहे हैं तो कुछ जातिवाद के नाम वोटिंग कर रहे हैं। ठीक है विनय तिवारी, आप ध्यान बना के रखिए। हम चलते हैं अपने दूसरे संवाददाताओं के पास। हमारे साथ अब बलिया, मऊ, उसके अलावा हम इधर चलते हैं गोरखपुर, हमारी बात हो गई है, देवरिया और कुशीनगर। ठीक है अरविंद जी, मैं आपके पास लौटूंगी। अरविंद जी मैं आपके पास लौटूंगी और इसके साथ ही आप सभी लोगों का शुक्रिया करते हैं। सुशील कुमार आपका, आकाश दुबे आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अवनीश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और जमील अहमद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले वाराणसी के एक पोलिंग बूथ पर लिए चलते हैं जहां पर हमारे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी ने वहां पर जायजा लिया है। क्या कुछ वहां पर तस्वीरें नजर आई है, उनकी खास रिपोर्ट दिखाते हैं। चंद्र का महापर्व चल रहा है और
बात करें तो लोकसभा चुनाव में आज 7वें चरण में बनारस में भी मतदान हो रहा है। बनारस में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार यहां से जो है चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारी जो मौजूदगी अभी मलदहिया स्थित एक मतदान केंद्र पे है, जहां आप देख सकते हैं कि तमाम जो मतदाता है सुबह से ही जो उनका आने का जो क्रम शुरू हो चुका है और लोग जो दिया गया स्लोगन कि पहले मतदान फिर जलपान, कहीं ना कहीं उसका जो है लोग पालन करते दिख रहे हैं। कुछ लोग भी हैं जो मतदान करके आए, उनसे भी बात करेंगे। बताएं माता जी, आप मतदान करके आ रही हैं, कैसा लगा? हम बताएं माता जी, आप मतदान करके आ रही हैं, कैसा लगा? हमको बहुत अच्छा लगा और मोदी जी को छोड़ के दूसरा कोई और नहीं है जिसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। आप पहली बार मतदाता हैं? नहीं, हम तो तीसरी बार दे रहे हैं और बहुत खुश हैं क्योंकि उन्होंने बनारस के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत विकास हो रहा है और मेरा मानना है तो सभी को वोट देना चाहिए क्योंकि ऐसा सांसद हमें दोबारा नहीं मिलेगा। बिल्कुल, देखिए सबके अपने अपने मत हैं, अपनी अपनी बातें हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जी, आपने मतदान कर लिया? किस मुद्दे पे वोट किया है? वो पढ़े लिखों से बात कीजिए, हमसे इस विषय में बात कीजिए। आप मतदान किए हैं क्या? मतदान कर दिए। किस मुद्दे पे वोट किए हैं? मुद्दा तो तमाम मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है और विकास के मुद्दे पे ही लगता है कि इस बार 2024 का लोकसभा का चुनाव जो हो रहा है वो विकास के मुद्दे पे लड़ा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग हैं, सबकी अपनी बातें हैं, सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं। सभी का कहना है कि अपने अपने इस तरीके से लोग सोच रहे हैं कि किस मुद्दे पे वोट किया है। कोई कहता है विकास के मुद्दे पे किया है, कोई कुछ और कहता है। तो आप दिखाना चाहेंगे आपको कि तमाम ये जो मतदाता हैं वो निकल रहे हैं। आपने मतदान कर लिया? हाँ। किस मुद्दे पे वोट किया? बस बनारस में जो मतलब इस समय इतना प्रोग्रेस हो रहा है इसीलिए। आपने भी वोट कर लिया? क्या किस मुद्दे पे वोट किया है? देश हित। आप यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार भी लगातार कवरेज जारी रहेगी चूंकि वाराणसी से लगातार हमारे चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं। वाराणसी में चुनावी माहौल और किस तरह से विकास के मुद्दे को लेकर लोग वोट डाल रहे हैं, ये लोगों के बीच में परखते हुए नजर आ रहे हैं। और अन्य जिलों से हमारे संवाददाता जो है सीधे लाइव जुड़ेंगे और जानकारियां देंगे। तो यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी लगातार